नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और आज मनी गुरु के इंश्योरेंस स्पेशल एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि अगर इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी लैप्स हो गई है तब आप क्या कर सकते हैं। अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान के अगर चूक जाते हैं तो जानिए कैसे पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए इंश्योरेंस प्लान काफी एक बेहतर विकल्प होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप समय पर भुगतान नहीं करते तो आपको इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप समय पर प्रीमियम ना भरे तो पॉलिसी का क्या हो सकता है? क्या इससे आपकी पॉलिसी बंद कर दी जाएगी या फिर से इसे रिवाइव कर सकते हैं? क्या प्रक्रिया है इस प्रोसेस की? ये समझने के लिए भावना शर्मा आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीनियर बिजनेस मैनेजर policyx.com से। भावना, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। और सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे, जैसे कि हम बात भी कर रहे थे, इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बहुत जरूरी होता है और अगर इस केस में अगर ऐसा कुछ होता है कि आप समय पर प्रीमियम आप भुगतान नहीं कर पाते तो पॉलिसी लैप्स भी हो जाती है। पॉलिसी लैप्स होने का मतलब क्या है, ये हमारे दर्शकों को आप डिटेल में समझाइए। थैंक यू पूजा। पॉलिसी लैप्स होने के लिए हमें पहले ये समझना ज़रूरी है, हमारे दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूँगी कि जब हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है इंश्योरेंस जो पॉलिसी होल्डर हैं उनके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। जब आप किन्हीं कारणों से वो प्रीमियम जो है समय पर नहीं पे कर पाते हैं तो एज अ रिजल्ट आपकी जो पॉलिसी है वो जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका वो एंड हो जाता है। तो उस एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो टर्म है उसको हम कहेंगे कि आपकी पॉलिसी जो है वो लैप्स हो चुकी है। इट इज नो मोर इन फोर्स। ऑलराइट, तो जब पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो उस केस में क्या करना चाहिए? क्योंकि कई बार जो पॉलिसी होल्डर होता है उसके पास ग्रेस पीरियड भी रहता है, तो क्या ऐसे में ऐसा कुछ होता है कि कंपनी मना कर दे सम एश्योर्ड देने से भी? ऐसा जनरली होगा अगर आप पॉलिसी जो आपकी लैप्स पॉलिसी है वो आप रिवाइव नहीं कर रहे हैं अपने अनड्यू आपके जो ड्यू प्रीमियम्स हैं उनको पे करके। लेकिन अगर आप अपने प्रीमियम्स जो भी आपके ड्यू प्रीमियम्स हैं जो आप पे नहीं कर पाए हैं किन्हीं कारणवश, उन प्रीमियम्स को अगर आप पे कर देते हैं विद सम एप्लीकेबल इंटरेस्ट, आपको इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कुछ ग्रेस पीरियड भी प्रोवाइड करती है, जो कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में 30 डेज का आपको ग्रेस पीरियड मिलता है। और वहीं अदर देन लाइफ इंश्योरेंस जो आपकी पॉलिसीज होती हैं उनमें ये ग्रेस पीरियड कुछ कम होता है, जो कि 7 से 15 दिन का हो सकता है। उस ग्रेस पीरियड में अगर आप अपना इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि ड्यू है जो आप नहीं पे कर पाए हैं विद एप्लीकेबल लिवाइड इंटरेस्ट अगर आप पे कर देते हैं तो आपकी पॉलिसी रिवाइव हो जाती है। बिल्कुल, तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया भावना ने। ग्रेस पीरियड कंपनी की तरफ से दिया जाता है और ये जो ग्रेस पीरियड है इस दौरान अगर कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आपके साथ हो जाते हैं तो ग्रेस पीरियड में ही इंश्योरेंस कंपनी बाध्य है आपको सम एश्योर्ड देने के लिए। और ग्रेस पीरियड, जैसा कि हम अभी बात भी कर रहे थे, कंपनी मासिक प्रीमियम का अगर आप भुगतान कर रहे हैं तो आपके पास जो ग्रेस पीरियड का टाइम है वो 15 दिन का होता है। अगर एक साल के अंदर अंदर आप प्रीमियम भुगतान कर रहे हैं या हर 6 महीने में आप प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो आपके पास जो ग्रेस पीरियड होता है वो 30 दिन का होता है। तो अगर ग्रेस पीरियड के दौरान अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो बाध्य होती है आपको सम एश्योर्ड देने के लिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो। इस चर्चा को और बढ़ाते हैं भावना, हम ये भी समझना चाहेंगे कि अब सपोज अगर पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो क्या एज फैक्टर भी होता है? क्योंकि जब हम पॉलिसी रिवाइव के लिए जाते हैं तो किस तरह के प्रोसेस होते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पूजा, एज फैक्टर जहाँ तक है इसमें कोई रोल प्ले नहीं करता है। आप चाहे यंग एज में हैं, चाहे आपकी एज ज़्यादा है, मान लीजिए 40 या उससे अधिक एज आपकी कोई भी हो, आप पॉलिसी का जो लैप्स पॉलिसी का रिवाइवल जो रूल्स होते हैं वो इररेस्पेक्टिव ऑफ योर एज सबके लिए एक जैसे ही काम करते हैं। तो एज का इसमें एज सच कोई रोल होता नहीं है। हाँ, एक चीज हमें यहाँ समझनी होगी कि अगर आपकी पॉलिसी जो है वो अगर लैप्स हो चुकी है, आप रिवाइवल के लिए जा रहे हैं, तो सिर्फ जो आप अपना, जैसे कि अभी हमने समझा, जो भी आपके ड्यू प्रीमियम्स हैं और ड्यू प्रीमियम्स के साथ साथ जो आप इंटरेस्ट आपका उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, उसके साथ ही साथ हो सकता है कुछ केसेस में आपसे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जाए, क्योंकि
डिपेंड करता है कितने पीरियड के लिए आपने अपने ड्यू प्रीमियम्स जो प्रीमियम्स हैं वो पे नहीं किए हैं। हो सकता है उस दौरान आपको किसी बीमारी ने आकर घेरा हो, तो आपकी जो पॉलिसी है वो रिवाइवल के समय इट हैज टू गो थ्रू दैट अंडरराइटिंग प्रोसेस अगेन। तो जो अंडरराइटिंग टीम है वो आपकी पॉलिसी रिवाइव करते वक्त पूरा देखेगी कि आपको अगर कोई बीमारी लगी है उस दौरान, तो हो सकता है आपका प्रीमियम इंक्रीज हो जाए। तो इसलिए आपको जो है मेडिकल डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट कराने होंगे, मेडिकल टेस्ट रिसेंट कराकर अपने अनपेड प्रीमियम्स के साथ साथ। ऑल राइट। तो अब सपोज मेरी पॉलिसी अब लैप्स हो चुकी है, तो मेरे पास अब मुझे अब क्या करना चाहिए? अगला स्टेप क्या है मेरे लिए? किस तरह से मैं अप्रोच करूं और ओवरऑल प्रोसेस क्या फॉलो करना चाहिए मुझे? देखिए, पॉलिसी अगर किसी की लैप्स हो जाती है तो उस केस में सबसे पहला सुझाव होगा कि पॉलिसी को रिवाइव कराने के लिए आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी के संपर्क में आना होगा। आपको इंश्योरेंस कंपनी को कांटेक्ट करना होगा टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ रिवाइवल। और रिवाइवल प्रोसेस के लिए आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ स्टेप्स सजेस्ट करेगी, जो कि कुछ इस प्रकार से होंगे कि आपको अपना जो भी ड्यू प्रीमियम है वो एप्लीकेबल इंटरेस्ट के साथ आपको पे करना होगा। साथ ही साथ आपको मेडिकल टेस्ट कराकर अपनी हेल्थ डिक्लेरेशन देनी होगी वहां पर। और कुछ केसेस में पॉसिबल है कि इंश्योरेंस कंपनी आपसे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की भी डिमांड करे, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड केसेस होते हैं। आपको हो सकता है अपनी ओनरशिप प्रूव करनी हो कि आप ही पॉलिसी होल्डर हैं और ये पॉलिसी आप ही से बिलोंग करती है, क्योंकि कुछ फ्रॉड केसेस हो सकते हैं। लोग अपने किसी भी फायदे के लिए किसी और की पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या ऐसा होता है वाकई? इस तरह के फ्रॉड केसेस बिल्कुल देखने को मिलते हैं? बिल्कुल पूजा, ऐसा होता है। ऐसा करना बिल्कुल भी एथिकल नहीं है, बिल्कुल भी। इनफैक्ट इसके ऊपर इट इज कम्प्लीटली इलीगल। तो ये, लेकिन ऐसा ना हो, इसी के लिए इंश्योरेंस कंपनीज आपसे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की, अगर आपके बहुत लंबे टाइम से, बहुत लंबे पीरियड से आपने अपने ड्यू प्रीमियम्स पे नहीं किए हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकती है। ओके, तो क्या कुछ फर्क पड़ता है? अगर मेरे पास एक ये भी ऑप्शन है, अगर मेरी पॉलिसी लैप्स हो गई है तो मैं नई पॉलिसी भी खरीद सकती हूँ, तो उसमें क्या कुछ प्रीमियम का फर्क पड़ता है या कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है? बेहतर क्या होगा, नई पॉलिसी खरीदना या रीइंस्टेटमेंट की तरफ जाना? देखिए, बेहतर विकल्प तो रीइंस्टेटमेंट ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एक चीज समझनी होगी। अगर आप मान लीजिए 2 साल के पीरियड के लिए आपने अपना प्रीमियम नहीं पे किया है, उस 2 साल में आज अगर आपकी एज 40 है, 2 साल बाद आप 42 के होंगे, तो 42 साल की उम्र में जो आपका प्रीमियम अमाउंट होगा, जो डिसाइड होगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का ही। टर्म इंश्योरेंस का रूल होता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपका प्रीमियम बढ़ता है। तो आपकी जब आप नई पॉलिसी के लिए जाएंगे बढ़ी हुई एज के साथ, तो आपका प्रीमियम जो है वो ज्यादा होगा। जबकि आप अगर रिवाइवल के लिए जाते हैं, अपनी प्रीवियस पॉलिसी को ही रिवाइव करते हैं, तो आपका वही प्रीमियम एप्लीकेबल होगा। आपको कुछ नॉमिनल सा इंटरेस्ट जरूर पे करना होगा, क्योंकि आपने कुछ प्रीमियम्स मिस किए हैं। बाकी वाइज चॉइस यही है कि आप अपनी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसी को रिवाइव कराएं। ओके, तो थोड़ा आपको यहाँ पर पे करना पड़ सकता है, एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको यहाँ पर देना पड़ सकता है, लेकिन बेहतर यही होगा कि नई पॉलिसी की बजाय आप रीइंस्टेटमेंट की तरफ जाए। हालांकि लैप्स पॉलिसी बिल्कुल बेकार नहीं होती है, इसे एक्टिव भी कराया जा सकता है और इसी पर हमारा शो भी था। इसके लिए पॉलिसी धारक, जैसा कि हम डिस्कस भी कर रहे थे, रीइंस्टेटमेंट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अधिकांश कंपनियां लैप्स पॉलिसी को रिवाइव करने का विकल्प भी देती हैं और यही प्रक्रिया थोड़ी महंगी साबित हो सकती है, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जैसा कि भावना भी थोड़ी देर पहले बताई थी, मेडिकल चेकअप एक्स्ट्रा हो सकता है या पेनाल्टी भी आपको देनी पड़ सकती है। लैप्स हो चुकी पॉलिसी को रिवाइव करने की प्रक्रिया को ही रीस्टेटमेंट कहा जाता है। तो इसके जरिए हमने जो भी डिस्कशन किया, इसके जरिए आपकी अगर पॉलिसी लैप्स हो चुकी है तो आप इसके थ्रू रीइंस्टेटमेंट करा सकते हैं और एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको पे करना पड़ सकता है, लेकिन बेहतर ये होगा जैसा कि भावना भी आपको बता रही थी। चलिए कुछ सवाल भी ले लेते हैं। अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए, उनका सवाल ले लेते हैं। अभिषेक नमस्कार, पूछिए। यस मैडम जी। मेरा ये सवाल था कि मैंने एक टर्म इंश्योरेंस लिया था आईसीआईसीआई टर्म प्लान का। ओके। तो वो उसकी जो टर्म था वो 30 ईयर्स का था, 65 लाख का। तो मुझे ये जानकारी करनी थी कि मैंने बाद में रियलाइज किया कि जो टर्म इसका था 30 साल था वो थोड़ा कम था, क्योंकि मेरी करीब जी
मेरा जो रिटायरमेंट से 5 साल पहले ये पॉलिसी खत्म हो जाएगी, तो मैं चाह रहा था कि मैं इसको बंद करा के नई पॉलिसी लूं, या कैसे क्या हो जो कम से कम जो मेरी रिटायरमेंट तक मुझे कवर करे। ऑल राइट, आपको राय दिलवा देते हैं। भावना 25 साल उम्र है इनकी, और जैसा कि उन्होंने बात की 30 साल के लिए इन्होंने आईसीआईसीआई का टर्म प्लान लिया था, लेकिन बाद में फिर इनको रियलाइज हुआ कि शायद गलती कर दी, क्योंकि रिटायरमेंट के 5 साल पहले ही इनकी पॉलिसी एक्सपायर हो रही है। तो 40 साल का दूसरा टर्म प्लान लेना क्या सही होगा इनके लिए? इनको क्या करना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं सबसे पहले तो इनका ये अप्रिशिएबल है ये चीज अभिषेक जी की कि इस यंग एज में 25 साल की एज में इनको एक्चुअल में पता है कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का जो है वो मोटिव क्या होता है। साथ ही साथ इन्होंने रियलाइज कर लिया कि हाँ ये मिस्टेक हुई है इनसे, तो उसको अभी रेक्टिफाई किया जा सकता है, समय है इनके पास। तो जो हमें ये समझना होगा कि जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि अगर आप सोल अर्निंग मेंबर हैं अपनी फैमिली के, सोल नहीं भी हैं, अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट मेंबर्स हैं, तो आपको अपने आप को कम से कम अपनी अर्निंग एज तक कवरेज ले लेना चाहिए अपने लिए, जो कि इंडिया में 60 इयर्स है हमारी रिटायरमेंट एज जो है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो 60 साल की उम्र तक के लिए जब आप यू आर लाइकली टू रिटायर, तब तक के लिए आपको कवरेज लेना चाहिए। तो जैसा कि इनकी उम्र 25 साल है, 30 साल के लिए इन्होंने कवर लिया है, 55 साल तक ही इनको ये जो कवर है वो रहेगा। भगवान ना करे कोई अनफोर्सीन सिचुएशन इनके साथ आती है बिफोर 55 इयर्स ऑफ एज, तो उस केस में या मान लीजिए आफ्टर 55 इयर्स ऑफ एज, तो इनके जो डिपेंडेंट मेंबर्स हैं जो इनकी अर्निंग के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपने रोजमर्रा के खर्चे के लिए, वो एक तरीके से बेसहारा हो जाएंगे, उनके पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं रहेगी। तो इंश्योरेंस कंपनीज, जैसा कि इन्होंने पूछा कि क्या ये टर्म अपनी एक्सटेंड करा सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज टर्म एक्सटेंशन का तो ऑप्शन नहीं देती हैं। उसका कारण है कि आपकी जो पॉलिसी टर्म है वो आपका प्रीमियम डिसाइड करती है। जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो शुरू में ही जब वो आपकी पॉलिसी अंडरराइट होती है तो ये सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि कितने टर्म के लिए आप खुद को कवरेज दे रहे हैं, उस हिसाब से आपका प्रीमियम डिसाइडेड है। अब अगर आप ये इस एक्सटेंशन के लिए जाते हैं तो आपका प्रीमियम भी चेंज होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है। आप क्या अभी ये बहुत ही यंग एज में है, तो इनको जो भी टर्म इंश्योरेंस ये लेंगे 50 लाख का या 1 करोड़ का, इनको बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा, तो ये इस पॉलिसी को सरेंडर करके दूसरा प्लान अपने लिए ले सकते हैं। जो कि इनको लगभग 40 साल तक का कवरेज, और आजकल बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो आपको 75 ईयर्स या 80 ईयर्स तक भी कवरेज देती हैं, तो ये जितना मैक्सिमम टर्म अपने लिए चाहें कंपेयर करके खरीद सकते हैं। भावना, एक सवाल है, आपने बताया फ्री लुक अवधि के बाद पॉलिसी में बदलाव संभव नहीं है। दर्शकों को आप समझा पाएंगे फ्री लुक पीरियड क्या होता है? बिल्कुल, फ्री लुक पीरियड होता है कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी जब आप परचेज करते हैं तो आपको 15 दिन का इंश्योरेंस कंपनी एक फ्री लुक पीरियड देती है। उस फ्री लुक पीरियड से मतलब है कि आपके पास वो 15 दिन का ब्रैकेट है, आपके पास वो 15 डेज का टाइम है कि अगर आपको लगता है आपने कोई मेडिकल डिक्लेरेशन सही नहीं दी है, आपने अपने बारे में कुछ जानकारी छुपा ली है, या कोई और भी आपको लगता है कि ये पॉलिसी में आपको चेंज रिक्वायर्ड है, तो वो 15 दिन का फ्री लुक पीरियड होता है कि उसमें अगर आप कोई भी चेंज अपनी पॉलिसी में करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। कोई भी डिक्लेरेशन अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर आप मेडिकल डिक्लेरेशन भी दे रहे हैं तो आपका उस वक्त हो सकता है प्रीमियम पर थोड़ा फर्क पड़े, लेकिन आपकी पॉलिसी में कोई चेंज एज सच नहीं होगा। जी, तो अभिषेक, आपको सजेस्ट कर दिया गया है पहली पॉलिसी को सरेंडर कर दें, और क्योंकि आपकी यंग एज है तो आपको यही सजेस्ट किया जाएगा कि आप नई पॉलिसी ले सकते हैं। और एक और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर निकल कर आया कि फ्री लुक अवधि के बाद पॉलिसी में वैसे भी कोई बदलाव संभव नहीं है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए, सुमित, उनका सवाल ले लेते हैं। नमस्कार सुमित, पूछिए। पहले तो नए साल की सब शुभकामनाएं सभी व्यूअर्स को और जीटीवी वालों को। सेम टू यू सुमित। मेरा क्वेश्चन बहुत क्लियर कट है। एक्चुअली मैंने एक ट्रेडिशनल पॉलिसी ले रखा था और उसको शायद 7 to 8 इयर्स हो गया है, और मैं जीटीवी देख रहा हूँ रेगुलर बेसिस में, एंड आई कैन सेंस कि मुझे ट्रेडिशनल पॉलिसी से शिफ्ट होके
एक लमसम मतलब 1 CR या 2 CR का लेना चाहिए टर्म इंश्योरेंस। मेरे पास अभी 50 lakhs का है। ओके। तो मैं एक तो ये व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूँ, दूसरा ये मैंने ये भी आपके किसी एक शो में देखा था कि होल लाइफ टर्म इंश्योरेंस भी है जो 99 ईयर्स तक है। तो कोई रिकमेंडेशन या इसके रिलेटेड कुछ आप मेरे को इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे? और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड मुझे पूछना था। तो 2 क्वेश्चन है मेरे। ऑलराइट, भावना क्या सजेस्ट करेंगे आप इन्हें, हेल्थ इंश्योरेंस और होल टर्म लाइफ टर्म इंश्योरेंस पर ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं? तो सुमित ने जैसा कि कहा कि उनके पास LIC इंश्योरेंस है, ट्रेडिशनल इंश्योरेंस है, और ये जानना चाहते हैं कि 1 CR या 2 CR का ये टर्म इंश्योरेंस लें, तो ऐसा ये बिल्कुल कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने होल लाइफ के बारे में जानना चाहा, तो होल लाइफ टर्म इंश्योरेंस और जो जनरल टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें मेन जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि टर्म इंश्योरेंस आपको सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोटेक्शन प्लान होता है, जो कि सिर्फ इन केस ऑफ डेथ आपके नॉमिनी को एक लमसम अमाउंट पे कर दिया जाता है। तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ इस तरीके से काम करती है, जबकि जो होल लाइफ टर्म पॉलिसी है उसमें आपको डेथ बेनिफिट प्लस इनकम बेनिफिट दोनों मिलते हैं। और जो होल लाइफ पॉलिसी है, इन्होंने कहा 99 ईयर्स तक, तो वो बिल्कुल सही है। आपको टिल डेथ या टिल द एज ऑफ 100 ईयर्स होल लाइफ आपको कवरेज देती है। मान लीजिए आपकी डेथ अगर पहले हो जाती है बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 100, तो आपके नॉमिनी को जो डेथ बेनिफिट है वो पेड हो जाता है। अगर आप 100 साल या उससे अधिक जी जाते हैं तो आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है और जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो आपको मिल जाता है। हालांकि ये एक टर्म इंश्योरेंस के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि होल लाइफ पॉलिसी थोड़ा सा जो प्रीमियम होता है उसमें हायर होता है। उसका कारण यही है कि टर्म इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ आपको डेथ कवर देती है, जबकि होल लाइफ में आपको इनकम बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। एक और चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगी पूजा होल लाइफ के बारे में, कि होल लाइफ पॉलिसी जो है वो जनरली 40 इयर्स या उससे अधिक एज जब आपकी हो जाती है तब आपको लेना एक वाइज चॉइस है, क्योंकि होल लाइफ पॉलिसी जो है जैसा कि उसमें इनकम बेनिफिट होता है साथ में इनबिल्ट, तो 40 इयर्स की एज तक जब आप पहुंचते हैं तो आपके पास लाइबिलिटीज ज्यादा होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन फॉर्म ऑफ स्पाउस, योर चिल्ड्रन, और मे बी आपके पास कोई होम लोन चल रहा हो या कोई व्हीकल लोन। तो होल लाइफ पॉलिसी इसलिए 40 साल या उससे ज्यादा की उम्र में लोग लेते हैं जनरली। ऑलराइट, तो सुमित ये राय आपको दे दी गई है और डिटेल में आपको होल लाइफ टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में भी और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में भी बता दिया गया है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत, आपका सवाल हमें आया था, काफी अच्छा पोर्टफोलियो आपका अपने म्यूचुअल फंड SIP में भी निवेश किया हुआ है, लेकिन आज क्योंकि हमारे साथ पॉलिसी एक्स के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, तो अगर आपके इंश्योरेंस से जुड़े जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी शुक्रिया, आपने कॉल किया उसके लिए। मेरा प्रोफाइल मैंने पूरा आपके साथ शेयर किया। एक्चुअली मैंने PPF में 1.5 लाख इन्वेस्ट करता हूँ, सुकन्या समृद्धि में मेरी बेटी के नाम पे मैं करता हूँ। लेकिन मैंने रिसेंटली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। बट मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैंने जो LIC में प्रीवियसली मैंने इन्वेस्ट किया था, जो कि अराउंड 60,000 मेरा पर एनम उसमें जाता है, बट वो इन्फ्लेशन को कवर नहीं कर पाएगा मेरे रिटायरमेंट फंड के लिए। तो मुझे ये पूछना था कि म्यूचुअल फंड में जो मेरे अभी 4 SIPs किए हैं, क्या वो सफिशिएंट है या मुझे SIP में और इन्वेस्ट करना पड़ेगा? करंटली मैं 20,000 तक का SIP कर रहा हूँ। ओके, लक्ष्मीकांत से ज्यादातर सवाल आपका म्यूचुअल फंड से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन इस पर हम आपको बाद में राय देंगे, जरूर देंगे। लेकिन क्योंकि आज हमारे साथ भावना जुड़ी हैं एंड शी कवर्स इंश्योरेंस, तो उससे रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं वो हम आपको बता देते हैं। आपके इंश्योरेंस पोर्टफोलियो भी काफी अच्छा है और दर्शकों को भी अगर हम बताएं तो आपके पोर्टफोलियो से काफी मदद मिलेगी। एक निवेश पर भी इनका सवाल है, इंश्योरेंस के जरिए काफी लोग निवेश भी करते हैं। भावना, उसके बारे में आपका क्या राय होगी? और इनका पोर्टफोलियो हमने आपको भी भेजा था, तो क्या सजेस्ट करेंगे? इनका ओवरऑल इंश्योरेंस पोर्टफोलियो आपको कैसा लग रहा है? पूजा, और एक और सवाल मैं इसमें ऐड करूंगी, जो कर रहे हैं ये काफी है या इनको और करना चाहिए, या इनको म्यूचुअल फंड में, जैसा कि इन्होंने कहा कि अब म्यूचुअल फंड में शिफ्ट हो जाना चाहिए? देखिए,
आप भी मेंशन कर चुकी हैं और इनका पोर्टफोलियो बिल्कुल काफ़ी स्ट्रांग है। इन्होंने ऑलमोस्ट हर एक चीज़ को ध्यान में रखा है। इन्होंने टर्म इंश्योरेंस भी, इन्वेस्टमेंट भी, 2-3 प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट के भी इनके पास हैं। अभी जैसा कि ये अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में इनको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, वो शायद ये कर सकते हैं, ही कैन गो फॉर इट। लेकिन इंश्योरेंस की अगर बात की जाए, इनका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग होते हुए भी मुझे एक कमी इनके पोर्टफोलियो में नजर आती है। वो मैं इनको यहाँ सुझाव देना चाहूंगी कि एक जो इनका जो मेडिकल कवर इनके पास है वो कोई भी इनका पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं है, सब इनके एम्प्लॉयर के थ्रू इनके पास हैं। तो अगर कल को ये कोई जॉब चेंज का डिसीजन लेते हैं तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि इनका जो न्यू एम्प्लॉयर होंगे वो भी उनको सेम हेल्थ बेनिफिट, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बेनिफिट भावना, दे पाए। अगर मैं ठीक तरीके से रिकॉल कर पा रही हूँ तो इन्होंने अपने सवाल में क्लियरली मेंशन भी किया था कि ये चाह रहे हैं, इनका गोल ये है कि अपने परिवार को पूरी तरीके से मेडिकली सिक्योर्ड करना चाह रहे हैं, इंश्योर्ड करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, इन्होंने अपनी माताजी के लिए एक अलग से 1 लाख का कवर भी अपने एम्प्लॉयर के थ्रू लिया हुआ था, अलॉन्ग विद हिज पॉलिसी, जो कि इनका पूरा फैमिली को कवर कर रही थी। तो मेरा सुझाव इनको होगा कि इन्हें अदर देन हिज एम्प्लॉयर्स हेल्थ बेनिफिट एक पर्सनल हेल्थ कवर अपने लिए, अपने पूरे परिवार के लिए ले लेना चाहिए। एक फैमिली फ्लोटर प्लान के लिए ये ऑप्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ ये अपने पेरेंट्स को कवर करने के लिए एक सेपरेट पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस में ले सकते हैं। वैसे आजकल मार्केट में ऐसे भी प्लान्स उपलब्ध हैं कि जिसमें आप एक फैमिली फ्लोटर प्लान में ही अपने पेरेंट्स को भी कवर कर सकते हैं। तो ये किसी कंपैरिजन पोर्टल पर जाकर थोड़ी रिसर्च करके और मे बी कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव वहां पर होते हैं आपको असिस्ट करने के लिए, उनकी हेल्प लेकर ये एक अच्छा हेल्थ कवर अपने ले सकते हैं। और राइट, तो लक्ष्मीकांत जी आपके लिए सलाह है, आपका जो म्यूचुअल फंड से जो भी जुड़ा सवाल था वो हम अगले सेगमेंट में शामिल करने की जरूर कोशिश करेंगे। फिलहाल जो इंश्योरेंस पोर्टफोलियो पर आपको राय दी गई है, उम्मीद है आपको उससे मदद मिली होगी। हृदयनाथ जी का भी सवाल हमारे पास आया है मेल के जरिए, उनके सवाल को ले लेते हैं। 2015 में इन्होंने मैक्स इंश्योरेंस का टर्म प्लान लिया था, 50 लाख का ये टर्म प्लान है, सालाना प्रीमियम ये 7,000 का सालाना प्रीमियम ये पे कर रहे हैं। इनके 3-4 सवाल हैं। पहले तो ये पॉलिसी कैसी है, इस पर ही आपकी राय जानना चाह रहे हैं, और कुछ और भी सवाल हैं कि अच्छी पॉलिसी लेते समय किन बातों का ध्यान रखें। बेसिकली पॉलिसी जब आप लेने जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए भावना? पूजा, क्योंकि टर्म प्लान इनके पास ऑलरेडी है, ये ओन करते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर ये नहीं बताया कि कौन से प्लान के लिए एक्चुअली ये जानना चाहते हैं कि किन बातों का ध्यान रखा जाए। तो क्योंकि क्राइटेरिया जो है प्लान सिलेक्शन का वो डिपेंड करता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूँ तो टर्म प्लान के केस में अगर आप टर्म प्लान का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो क्राइटेरिया जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि टर्म प्लान का एक थंब रूल होता है कि आपकी एनुअल इनकम जो है उसका 10 या 15 से या 20 गुना तक आपको इंश्योरेंस कवरेज अपने लिए लेना चाहिए, क्योंकि वो आपकी सारी ज़रूरतें आगे आने वाले सालों में पूरी करेगी, आपकी फैमिली की, अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है। और अगर हम बात करें साथ ही साथ टर्म प्लान में एक और चीज़ का हम ध्यान रख सकते हैं कि आपकी कवरेज एज, जैसा कि हमने पहले एक दर्शक अभिषेक के सवाल पर डिस्कस किया था कि आपकी जो अर्निंग एज है उस एज तक कम से कम आपको खुद को कवर करना चाहिए, ताकि अगर ड्यूरिंग योर अर्निंग एज कोई कुछ होता है तो आपकी फैमिली जो डिपेंडेंट मेंबर्स हैं वो फाइनेंशियली सिक्योर्ड रहें। अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान की अदर देन टर्म, तो इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है इस चीज़ पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से प्लान का सिलेक्शन करें। अगर आप बच्चे के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपके बच्चे की अभी उम्र क्या है, और जब बच्चा 20 या 21 साल का, जब उसकी ग्रेजुएशन की या हायर स्टडीज़ की एज आती है, उस वक्त आपको एक लमसम अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चे के लिए निवेश करते वक्त बच्चे की एज और क्या आप उसको MBA कराना चाहते हैं या आप उसको MBBS या इंजीनियरिंग जो भी आप कोर्स उसको करवाना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको अमाउंट डिसाइड करना होगा। एक और एस्पेक्ट हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान के केस में, अगर आप अपनी रिटायरमेंट के हिसाब से सेव करना चाहते हैं तो फिर आपको ये देखना होगा कि आपकी करंट एज कितनी है, और देन 60 इयर्स माइनस योर करंट एज, तो उतने साल के लिए आप
आपको निवेश करना चाहिए। जी, जो इन्वेस्टमेंट प्लान की आपने बात की, ये लक्ष्मीकांत जो हमारे साथ पहले कॉलर जुड़े थे, ये उनके लिए भी काफी फायदेमंद होगा बिकॉज वो निवेश के पर्पज से ही आई गेस जानना चाह रहे थे। तो फिलहाल हिदायत के लिए सलाह दे दी गई है, आपको डिटेल में बता दिया गया है कि किस तरह पॉलिसी लेते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भावना, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जब पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो इस केस में क्या करना चाहिए ये हमारे दर्शकों को डिटेल में बताने के लिए, और टर्म प्लान्स के भी आपने काफी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, उसके बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।